हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है सभी बच्चों का उदय बैच में। एक बार जल्दी बहुत ही सिंपल रखिएगा। पिछली क्लास कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय कॉमर्स लिख करके और बता देंगे भाई अब तक का नोट्स कंप्लीट हो चुका है या नहीं। और आज हम लोग लेक्चर संख्या 3 देखने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे इसी चैप्टर के ऊपर जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, यानी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। लेक्चर नंबर 3 है, तो ध्यान रखिएगा। यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, समांतर माध्य, जिसको हम लोग अर्थमेटिक मीन कहते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है जिस पर हम लोग चल रहे थे। लेकिन हमने जैसे कहा था कि खंडित श्रेणी की क्वेश्चंस नहीं कंप्लीट हो पाए हैं आपके पिछली क्लास के अंदर। आज हम लोग दोनों श्रेणियों को लेकर के बात कर लेंगे और आज ही आपको दोनों श्रेणियां जो है कंप्लीट करने ही हैं, खंडित श्रेणी और साथ साथ में बात करेंगे हम सतत श्रेणी का भी। तो दोनों श्रेणी का प्रश्न जो है वो समाप्त होने वाला है आज आपका। क्योंकि क्वेश्चन बड़ा सिंपल रहता है, प्यारा सा क्वेश्चन रहता है, सिर्फ आपको सीरीज समझने होते हैं। सीरीज की गारंटी यहां पर हम आपको देते हैं किस तरह से समझना है। सबसे पहले आप समझिए कि खंडित श्रेणी या फिर डिस्क्रीट सीरीज होता कौन है। क्या अगर हम कोई भी नंबर आपको इस प्रकार से अगर दिखा दें, इसको क्या आप खंडित श्रेणी बोलोगे? बिल्कुल भी नहीं। इन श्रेणियों को आप कैसे पहचानोगे कि खंडित है या नहीं? तो सबसे पहले देखिए लिखा क्या है प्रश्न में कि एक कक्षा में 20 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। अर्थशास्त्री परीक्षा में उनके जो है अंक प्राप्त हुए, तो वो प्राप्त अंक यहाँ पर लिखे हुए 20 बच्चों के नंबर लिखे हुए, अलग अलग नंबर उन्होंने हासिल किया है। इन नंबरों को ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि सेम नंबर लाने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, एक जैसा नंबर लाने वाले कई सारे बच्चे हैं। तो यहां पर अलग अलग लिखा गया है। तो अब ये तो है क्या, ये है व्यक्तिगत श्रेणी। अभी अभी जैसे देख रहे हो ये क्या है, व्यक्तिगत श्रेणी है, क्योंकि हर बच्चे का नंबर अलग अलग रखा गया है। इसका ना ही समूह बनाया गया है, ना ही कोई वर्ग तैयार किया गया है। तो आप इसको क्या बोलोगे, आप इस वाले नंबर को यहां पर बोलोगे व्यक्तिगत श्रेणी, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही क्लास में समझाया था एक बार कि यहां पर अगर कोई भी नंबर रिपीटेशन हो गया तो हम उसको हर हाल में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी दूसरी श्रेणी के अंदर। जैसे कि यहां पर कोई भी एक नंबर आप देख रहे हो, जैसे कि 10 दोबारा से कहीं आया है क्या? हाँ सर आ गया है यहां पर। इसी प्रकार से देखोगे 20 कहीं है क्या? हाँ। क्या ये भी नंबर रिपीट हुआ है? जी। छोड़ दो, बाकी और बार रिपीट हुआ है तो देखेंगे अभी हम लोग। फिर देखिए 30 और कहीं है क्या? हाँ सर है। मतलब कहीं ना कहीं यहां पर नंबर्स की रिपीटेशन जरूर हुई है। तो जब नंबर्स की रिपीटेशंस होता रहे तो हम लोग उसको क्या करते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में नहीं रख करके उसको खंडित श्रेणी या फिर सतत श्रेणी में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। सीधा सीधा बात करें तो ये श्रेणी देखने में लग रहा है व्यक्तिगत, लेकिन ये व्यक्तिगत श्रेणी नहीं है। देखने में जरूर लग रहा है, इसको हम यहां पर ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि एक ही नंबर कई बार रिपीट होकर के आया है। तो इसीलिए इसको सजाना पड़ेगा और सजा करके जो हम लोग तैयार करेंगे क्या, खंडित श्रेणी तैयार करेंगे। अब खंडित श्रेणी कैसे तैयार किया जाता है व्यक्तिगत श्रेणी से, यही पहला टॉपिक आपका आज की क्लास में शुरुआत होने जा रहा है। जल्दी से बता दो यहां तक सभी बातें क्लियर हैं? अब देखो यहां पर हम लोग कन्वर्ट कैसे करने वाले हैं इसकी भी जानकारी ले लो, फिर बताना लास्ट में। तो एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, ये तो कंफर्म है, लेकिन सबके नंबर अलग अलग आए हुए हैं, सब अलग अलग लिखा हुआ है। लेकिन हमें इन नंबरों को कैसे बदलना है, खंडित श्रेणी में बदल देना है। कैसे बदलोगे ध्यान से देखो, जितने नंबर यहां पर हैं सभी नंबरों को एक एक बार नोट कर लो। इसको बोल रहे हैं कि अर्थशास्त्र में प्राप्तांक है। जैसे कि 10 आया है किसी का, यहां पर देख लो, हाँ है, नहीं है तो छोड़ देना। 20 है, हाँ है। 30 है, देखना इसमें से, हाँ है। उसके अलावा 40 भी है। 50 है क्या? 50 भी है, लो 50 भी है। 60 है क्या? नहीं 60 नहीं है, 70 नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो यहां तक सभी नंबरों को हमने क्या किया, एक एक बार नोट कर लिया। क्या किया? एक एक बार नोट कर लिया। अब इन नंबरों को देखिए कि कितनी कितनी बार रिपीट हुई है। तो मैं कोई दूसरा कलर उठाता हूं यहां पर और फिर घेरा लगा लूंगा, जिससे कि पता चले कि हम इन नंबरों को ले चुके हैं पहले ही। जैसे शुरुआत यहां से करते हैं 10 से। 10 एक बार आया, 2 बार आया, तो यहां पर इसकी आवृत्ति यानी कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 2 है। तो इस डिटेल एनालिसिस से हमें यह समझ आ गया कि 2 विद्यार्थी हैं और 2 विद्यार्थियों ने 10-10 नंबर हासिल किया है। सभी को कंसेप्ट क्लियरिटी है? एक बार चैट में लिखो भर भर के जल्दी से। अब यहां पर देखेंगे 20 कितनी बार है? एक बार,
यहां पर है, एक बार यहां पर है। 20 कितनी बार है? 2 बार, और एक यहां पर है, 3 बार है। तो टोटल ये 20 कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया। तो 20 के सामने लिख दीजिए 3, यानी कि 3 विद्यार्थी की संख्या है। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 3, और 3 बच्चों ने 20 20 20 20 नंबर हासिल किए हैं। समझ आ गया? नेक्स्ट देखोगे 30 नंबर कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो यहां पर लिख दीजिए कि 30 के सामने कितना लिखोगे? 7 लिख दोगे। ठीक है ना? अब पहचान करिए 40 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 और एक 5। कितनी बार आया? 5 बार आया। 40 कितनी बार आया है? 5 बार। यही इसकी आवृत्ति है, आवृत्ति या फिर बारंबारता। अब 50 कितनी बार है? 1 और एक 2 और एक यहां पर है 3, और कुछ है क्या? नहीं। तो यहां पर 50 के सामने भी लिख दीजिए कितना? 3। हो गया, हो गया, हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हमने यहां पर समझ लिया है कि इस प्रकार से हमारा जो वो प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या बनकर के हो गया तैयार। इसको बोला जाता है, एक पहला समूह ये था, यानी कि 10 नंबर वाला ग्रुप में टोटल कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों का ग्रुप बन गया। 20 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे, यानी कि 3 बच्चों का अलग ग्रुप बन गया। 30 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? 7, तो 7 बच्चों का अलग ग्रुप बन गया। 40 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? 5, तो 5 बच्चों का एक अलग ग्रुप बन गया। 50 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? 3 हैं, तो 3 बच्चों का फिर से अलग ग्रुप बन गया। समझ आया? अब मुझे ये बताओ कि यहां पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सा बड़ा दिख रहा है? सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सा दिखाई दे रहा है? क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या ही क्या है यहां पर? बारंबारता। तो इन बारंबारताओं में से बताओ सबसे बड़ी बारंबारता कौन सा दिखाई दे रहा है तुम्हें? क्योंकि यहां पर है 2 3 7 5 3, तो इन सब में से जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी आवृत्ति माना जाता है। मतलब यहां पर सबसे बड़ी आवृत्ति कितनी है? 7 है। सबसे बड़ी आवृत्ति कितनी है? 7। तो अगर तुमको बहुलक निकालने के लिए बोला जाता है इसमें से, तो बड़ा आसान था, सिर्फ देखना था सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सा है? 7, और इसके सामने वाले नंबर देख लो क्या है? 30, तो बहुलक हो जाता 30। लेकिन बहुलक नहीं निकालना हमको अभी, वो सीखेंगे आगे चल करके। अभी क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के तरीके क्या होंगे, आइए चर्चा करते हैं उसी के ऊपर में। आइए उसी की चर्चा करते हैं आगे हम लोग। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने सीख लिया कि व्यक्तिगत श्रेणी से खंडित श्रेणी कैसे निकाला जाएगा, यानी कि कोई भी श्रेणी इस प्रकार से दिया रहे जिसमें कि कोई भी एक नंबर या एक से ज्यादा नंबर रिपीट होकर के आया हो, उसको सबसे पहले आप खंडित श्रेणी में बदल दो। खंडित श्रेणी में बदलने के बाद ही आप उसको कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कितने टाइप के मेथड हमारे आते हैं खंडित श्रेणी के अंदर। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी हमारे 3 ही मेथड होता है, जो कि हम लोग पहले से ही सीखते आ रहे हैं। सबसे पहला है व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर हम लोग सीखे हुए थे प्रत्यक्ष, वैसे ही यहां पर भी है। तो प्रत्यक्ष विधि है, लघु विधि है, फिर जो है पद विचलन विधि है। ये तीनों मेथड के माध्यम से हम लोग खंडित श्रेणी के अंदर प्रश्न को हल करने वाले हैं। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले ये जो लघु विधि है ना, यही है कल्पित माध्य विधि, ध्यान रखना, इसी को लघु विधि बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड। इनके फॉर्मूले अभी आप देख लो, प्रत्यक्ष विधि के लिए, लघु विधि के लिए और कल्पित माध्य विधि के लिए। ये क्या है, कैसे इस्तेमाल होगा, अभी बात करेंगे इन चीजों के ऊपर। तो सबसे पहले सवाल यहां से आता है, मान लो ये सवाल तुम्हें दे दिया कि प्रत्यक्ष विधि से आप बताइए क्या हमारा सॉल्यूशन होगा। अगर किसी क्लास के अंदर 20 विद्यार्थी हैं, अर्थशास्त्र की परीक्षा में प्राप्तांक उनके दिए हुए हैं, तो इन आंकड़ों की सहायता से समांतर माध्य की गणना कीजिए। ऐसा मान लो तुमको सवाल दे दिया कि 20 बच्चे हैं क्लास के अंदर में, और 20 बच्चों ने जो रिजल्ट लाए हैं अलग अलग, उन रिजल्ट को यहां पर दिखाया जा रहा है इस प्रकार से कि 2 बच्चे ने लाया 10-10 नंबर, 3 बच्चे ने लाया 20-20 नंबर, 7 बच्चे ने लाया 30-30 नंबर, और 5 बच्चे ने फिर से लाया 40 नंबर, और 3 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 50-50 नंबर हासिल किए हैं। तो इन बच्चों की संख्या है यहां पर, और उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं यहां पर। अब बताइए प्राप्तांक
और विद्यार्थियों की संख्या से पता करिए औसत अंक क्या होगा। इन बच्चों के बारे में एक औसत अंक पता करिए, इन बच्चों के बारे में औसत अंक पता करिए, ठीक है, कि कम से कम एक बच्चे ने कितना लाया है। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। तो सॉल्यूशन यहां से हम लोगों को करना है, क्वेश्चन में सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन से हट करके बात करो। ये हो गया है, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन अटैच कर रहे हैं। अब हम ध्यान दीजिए कैसे क्या करने हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहला वाला मेथड, तो मैं यहां पर एक टेबल तैयार कर दिया। अब हमें क्या करने हैं, टेबल तैयार करने के बाद हमें क्या करना होता है, दिखाते हैं आपको। लीजिए, सबसे पहले यहां पर अंक जो था उसको x मान लिया है, और जो विद्यार्थियों की संख्या है, छात्रों की संख्या है, उसको f मान लिया। f मतलब फ्रीक्वेंसी, x का मतलब है वेरिएबल या फिर कोई भी एक चर, जैसे अंक एक चर है, वेरिएबल है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, दोनों को गुना करते हैं। डायरेक्ट जो है मेथड में ऐसा ही होता है, केवल दोनों को क्या कर देना, मल्टीपल कर देना है। कहा जाता है दोनों की शादी करवा दो। तो यहां पर दोनों जो है मल्टीपल हो जा रहे हैं, दोनों मिल जा रहे हैं। तो गुना होकर के कैसे मिल जाएंगे, 10 को 2 से गुना कर दीजिए, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20। ऐसे ही 20 को 3 से गुना कर दीजिए, 20 दिया कितना हो जाएगा, 20 दिया हो जाएगा आपका 60। आगे देखोगे 30 और 7 को मल्टीपल कर दो, 7 दिया 21 यानी कि 210। 40 को 5 से गुना कर दो, 4 पचे 20 यानी कि 200 हो जाएगा। इसके साथ में ही 50 को सभी को जोड़ रहे हैं ना, कर दोगे तो यहां पर 5 दिया 15 यानी कि 150 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब आइए यहां पर जोड़िए सभी को, सभी को जोड़ रहे हैं ना, तो ये सब क्या है, एफ एक्स है। तो इसको जोड़ेंगे तो लगाएंगे सिग्मा वाला साइन, और एफ एक्स को जोड़ देंगे। तो सबको जोड़िए, इकाई स्थान पर कितना है, 0 0 0 0, तो इकाई स्थान पर लिख दो 0। 5 1 6 और 6 12, 12 और 2 14, 4 लिख दिया, बाकी हाथ में रह गया 1, 1 और 2 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो यहां पर टोटल आ चुका है 640। कितना आ गया जोड़ने पर, 640। ठीक है, समझ आ गया यहां तक, कोई दिक्कत किसी को तो नहीं है। अब यहां पर इसको भी जोड़ना पड़ेगा, जिसको लिखा जाता है सिग्मा एफ। चूंकि एफ है उसको जोड़ रहे हैं तो लिखते हैं सिग्मा एफ। इसी को आप एन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जोड़िए यहां पर 3 और 2 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20। तो सबको जोड़ने पर कितना आ गया, एन का मतलब 20। तो आप लिखोगे यहां पर सबसे पहले मेथड का नाम, कौन सा मेथड इस्तेमाल आपने किया है, तो लिखोगे प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। तो इसके जो है फॉर्मूले लगाने से पहले ही आप यहां पर लगा दो क्या क्या आपने कैलकुलेट किया। सिग्मा एफ एक्स आपने निकाला 640, और सिग्मा एफ जिसको आप एन भी कह रहे हैं वो कितना है, 20। बस यही दो ही वैल्यू चाहिए इसको, और फॉर्मूला निकल जाएगा आपका माध्य बराबर क्या, माध्य यानी कि एक्स बार इक्वल टू निकल जाएगा सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। और मैं यहां पर क्या लिखूंगा, ध्यान देना, सिग्मा एफ एक्स हमारा वैल्यू कितना आ चुका है 640, और सिग्मा एफ कितना आएगा 20। तो अगर 640 को 20 से भाग देंगे तो 32 दूना 64 होता है, शून्य शून्य तो वैसे ही कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 32 आ जाएगा। समझ गए होगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। विशाल तुम्हारा 649 कैसे आ रहा है भाई, सिग्मा एफ एक्स जोड़ने पर 649 कैसे आ जाएगा तुम्हारा। यहां पर 9 किसी हर हाल में नहीं आएगा, क्योंकि इकाई स्थान पर 0 है। एक बार दोबारा से चेक कर लेना अपना, 649 नहीं आएगा, जोड़ने पर 640 आएगा 100%, क्योंकि देखो इकाई स्थान पर 0 है। डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड है। लेकिन अब तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत वाली बात बताते हैं, अभी तक नहीं होगा, 2-3 मिनट रुको, उसके बाद बताते हैं। तो इसको हमने किया कैसे, ये याद कैसे रहेगा। अगर प्रोसेस याद है तो बहुत बढ़िया बात है, प्रोसेस अगर भूल जाते हो तो हमने थ्योरी भी लिख दिया इसका। प्रोसेस भूल गए तो इसको लाइन बाय लाइन पढ़ लो, फिर से याद आ जाता है तुम्हें। ठीक है, ये है हनुमान चालीसा, है ना, देखोगे
कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड, ये क्या होता है? कह रहे हैं प्रत्यक्ष विधि में विभिन्न मदों मतलब एक्स, सब कुछ लिख दिया है कि एक्स मतलब क्या है नहीं है, तो विभिन्न मदों को उनके संगत आवृत्तियां, संगत मतलब उनके सामने वाली आवृत्तियां, जैसे देखो हमें बताओ यहां पर 40 की संगत आवृत्ति कितनी है? 40 की संगत आवृत्ति कितनी है? चैट में बताना सभी कोई, 40 की संगत आवृत्ति इसमें कितना है? चैट में एक बार सभी को बताओ पहले। संगत आवृत्ति मतलब उसका संगत वाला, सामने वाला आवृत्ति, तो यह है मद 40, तो 40 की संगत आवृत्ति कितनी है ये बताओ। संगत आवृत्ति यानी कि इसके सामने वाली आवृत्ति कितना है? 5 है। समझ आया? ऐसे ही जैसे 50 की आवृत्ति, संगत आवृत्ति कितनी है? 50 की संगत आवृत्ति 3 है। तो वही थ्योरी में लिखा हुआ यहां पर सारी बातें कि विभिन्न मदों यानी कि एक्स को उनकी एफ से क्या किया जाता है? गुना कर दिया जाता है। जो गुणनफल के योग होते हैं उनको सिग्मा एफ लिखा जाता है और आवृत्तियों के योग को सिग्मा एफ लिखा जाता है। फिर दोनों को यहां पर क्या करते हैं? एक दूसरे से भाग देते, एक दूसरे से मतलब सिग्मा एफ एक्स ऊपर रखते हैं और सिग्मा एफ नीचे रखते हैं। भाग दे करके जो भागफल प्राप्त होगा वही क्या है? समांतर माध्य है, या फिर माध्य है, या फिर अंकगणितीय माध्य है, या फिर औसत है, कुछ भी नाम दे दो। ठीक ना? क्लियर? बहुत बढ़िया। अब यहां पर स्टेप वाइज लिखा है, स्टेप वाइज हमने स्टेप वाइज भी कर दिया है। तो सबसे पहले चर को यहां पर एक्स बोल रहे हैं, बिन मद है ये, और उन मदों की आवृत्तियों को एफ बोल रहे हैं। दोनों को क्या करना है? गुना करना है। इसे क्या करना है? नाम सिग्मा एफ एक्स नहीं लिखना है, सीधे सीधे एफ एक्स। क्या लिखना है? सीधे एफ एक्स। जैसे कि इन दोनों को गुना करके क्या लिखना है? एफ एक्स। वही वाला बात यहां पर पहले लाइन में लिख दिया। फिर एफ एक्स का योग प्राप्त कीजिए और उसको नाम क्या दीजिए? सिग्मा एफ एक्स। जैसे कि इन सबको हमने गुना कर लिया आपस में, यहां पर लिख दिया, और सबको जोड़ दिया तो लिख दिया सिग्मा एफ एक्स। वही वाला बात यहां पर बता रहे हैं कि एफ एक्स को क्या करना है? योग कर देना है, उसको नाम क्या देना है? सिग्मा एफ एक्स नाम दे देना है। फिर श्रेणियों में कुल मदों की संख्या यानी कि सिग्मा एफ पता करिए, जिसको एन लिखा जाता है, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। और फिर नीचे जो है सूत्र आप अप्लाई कर दीजिए, हो गया। अब किसमें क्या, ये सूत्र में क्या है चीजें, वो भी सब लिख दिया है आपके लिए, तो रटने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। लेकिन अगर आप फॉर्मूला वगैरह कुछ भी प्रोसेस भूल जाते हैं तब के लिए थ्योरी आपका काम आएगा। वैसे थ्योरी किसी का काम नहीं आता इसके लिए। अगर पूरा प्रोसेस तुमको समझ आ गया कि एफ एक्स दिया रहेगा, एफ एक्स अलग अलग दिया रहेगा, दोनों को गुना करना है, दोनों को जोड़ना है, सिग्मा एफ एक्स को सिग्मा एफ से भाग दे देना है, जो आएगा आंसर हो जाएगा, बस बात खत्म। रट्टा नहीं मारना, थ्योरी में रट्टा मत मारना, रट्टा नहीं पूछा जाता है। 10th में आप लोग पढ़े होंगे बिल्कुल। कल्पित माध्य विधि यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसको हम लघु विधि कहते हैं, शॉर्टकट मेथड कहते हैं। अब इसके माध्यम से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्वेश्चन वही है, हमने क्वेश्चन वही रखना है ताकि आपको एहसास दिला सके कि आंसर यहां पर सेम आने वाला है। 32 ही आंसर आएगा, चाहे तो तुम यहां पर कोई भी मेथड लगा लो, आंसर 32 ही आएगा। अब हमें यहां पर कौन सा विधि इस्तेमाल करने बोल दिया, मान लो क्वेश्चन में बोल देता है, तभी आप अप्लाई करते हैं, तो बोल देता है कि लघु विधि द्वारा हल करिए, तब जो है वो इस मेथड को लगाना। अगर कोई मेथड नहीं कह रहा है तो कोई भी मेथड लगा सकते हो अपने मन से, बट बोल दिया कि लघु विधि, तो केवल लघु विधि ही इसमें लगाइए, तभी आंसर का जो आपको सही जवाब नंबर मिल पाएंगे। तो हमारा वेरिएबल था एक्स और एफ। अब दोनों को क्या करने हैं? पहले गुना करने का काम करते थे, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? यहां पर पहले गुना नहीं करेंगे, क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड कह रहा है, और शॉर्टकट मेथड तभी अपनाया जाता है जब हमको ये सब वर्ड भारी भरकम लगने लगता है। तो मान लो कि हमको भारी लग रहा है ये सब वर्ड, ये जो डिजिट लिखे हुए ये सब हमको नहीं समझ में आ रहा है, इतना बड़ा बड़ा वर्ड है, कैलकुलेशन हम फंस जाते हैं, मान लो ऐसा कुछ, मान लो हमको कुछ नहीं आता है ना, ऐसा होता है ना। तो यहां पर इन सारे वर्ड्स को देखोगे, या फिर सॉरी इन सभी डिजिट्स को देखो तो बड़ा बड़ा वर्ड लग रहा है, ऐसा मान लो आप। तो उस दौरान हम लोग शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो सबसे पहली बात, इन सभी नंबरों में से किसी एक को तुम ए मान सकते हो। संभव है तो बीचों बीच के मान को लेना, और संभव नहीं है तो किसी एक को मान लेना, आंसर वही आएगा। अब बच्चों वाली हरकतें मत करना। इनमें से हम कह दिए कि किसी एक को तुम ये मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस मेथड में ये भी कहता है
कि अगर संभव है तो बीचों बीच वाले मान को ही आप ये ले लो, वही बढ़िया है। और संभव नहीं है तो आप 10 को मान लो, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20 को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम करके देख लेना। अभी जैसा हम प्रोसेस यहां कर रहे हैं वैसा प्रोसेस देख लो, और वैसा ही प्रोसेस में तुम केवल यहां पर ए चेंज करके देख लेना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तुम्हें तो चेक करना चाहिए, है ना, तुम्हें तो चेक करना ही चाहिए। बाद में मैं कह दिया तो चेक कर लेना आप लोग। अब यहां पर आते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हमने यहां पर एक टेबल बनाना है। टेबल बनाने में यहां पर सबसे पहले हमें डी निकालना पड़ेगा, ठीक है, और डी निकालने के बाद भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। मान लीजिए ये हमने पूरा पूरा टेबल डिजाइन कर दिया है। चलिए आ जाइए वापस। एफ और एक्स दिया हुआ है, हमें निकालना है एक्स से पहले डी, केवल एक्स को ध्यान दो, इससे डी निकालना है, यानी कि डेविएशन, जिसको विचलन बोलते हैं। विचलन का फॉर्मूला यहां पर होता है एक्स माइनस ए। एक्स हमारा ये सब सारा है, कभी 10, कभी 20, कभी 30, कभी 40, कभी 50, लेकिन ए हमें हमेशा के लिए क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, 30 मान लिया है, 30 तो हमेशा 30 रह जाएगा। तो 10 में से 30 घटाइए, पहले 10 है, 10 मतलब एक्स, और उसके बाद है 30 यानी कि ए। तो 10 में से 30 घटाइए, माइनस में 20 आ जाएगा। 20 में से 30 घटाइए, तो 20 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 10 आ जाएगा। यहीं पर 30 में से 30 घटाइए, शून्य आ जाएगा, शून्य। 40 में से 30 घटाइए, प्लस में 10 आ जाएगा। 50 में से 30 घटाइए, प्लस में 20 आ जाएगा। तो इससे हमने क्या किया है, ये वाला बना लिया, मतलब अब इसका काम खत्म, अब इससे कुछ नहीं करना हमें, क्योंकि इसको हमने देखा था भारी भारी लग रहा था, इसीलिए हमने इन पूरे नंबर्स को हमने इस नंबर में ट्रांसफर कर दिया। तो अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई, खत्म मान लो उसका, ठीक है। अब उससे कोई काम नहीं करना है, अब जो काम करना है इन दोनों के बीच में करना है। तो जब ये दोनों रहता था तो इन दोनों में गुना करते थे, अब सोचो यही इसी से हमने ये ट्रांसफर कर दिया है, तो उसको हटा दिया और इसके दोनों के साथ में गुना कर देंगे। अब समझ में आया कितना आसान है। तो यहां पर 2 और माइनस 20 को गुना कर दोगे, कितना आ जाएगा, माइनस 40। 3 और माइनस 10 को गुना कर दो, कितना आ जाएगा, माइनस में 30। 7 और 0 को गुना कर दो, 0 ही रह जाएगा। 5 और 10 को गुना करो, 50 आ जाएगा प्लस में। 3 और 20 को गुना करो, 20 तिया 60 प्लस में आ जाएगा। तो देखिए हम लोग इन दोनों को इन दोनों को गुना करते थे तब लिखते थे एफ एक्स, अब इन दोनों को गुना करके लिखे हुए तो क्या बना है, एफ डी। तो हम लोगों को लास्ट में जोड़ना भी तो पड़ेगा एफ डी को, तो एफ डी को जोड़ दीजिए तो बन जाएगा सिग्मा एफ डी, ठीक है ना। तो इधर आ गया है जोड़ करके प्लस वाला साइन का कितना, 110, और माइनस वाला कितना है, 70। तो यहां पर 70 माइनस कर दीजिए, 110 में से 70 माइनस करेंगे तो प्लस में आ जाएगा कितना, 40 आ जाएगा। कितना आ गया, 40 आ गया। तो सबसे पहले आप यहां पर लिख दो कौन सा मेथड इस्तेमाल आप कर रहे हो। तो इसका नाम है लघु विधि या फिर कल्पित माध्य विधि, जो भी नाम देना चाहो दे देना। ए का वैल्यू आपने कितना लिया था, 30। बाकी आपने सिग्मा एफ डी कितना निकाला है, 40 निकाला है। और सिग्मा एफ आपका कितना आएगा, वही आएगा जो पिछली बार आया था, जोड़ लो सबको। ये कितना आया था देखना पड़ेगा मुझे, मैं भूल गया। 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 3 20 आया था। तो यहां पर लिख दीजिए 20। अब क्या करोगे, माध्य का फॉर्मूला लगाओगे, तो लिख दो माध्य यानी कि x बार इक्वल टू, फॉर्मूला बन जाएगा ये प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई क्या बन जाएगा, सिग्मा एफ। तो अब इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। ये का मतलब है 30, सिग्मा एफ डी कितना है हमारा भाई, सिग्मा एफ डी है यहां पर देखो 40, और सिग्मा एफ कितना है 20। क्या लगता है आंसर वही आएगा, 30,
40 को 20 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा? 40 को 20 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आ गया आंसर सेम। मैंने कहा था ना कि आंसर सेम आएगा, बस मेथड अलग है। अब किसी किसी बच्चे को लगेगा सर इससे अच्छा तो पुराना वाला ही मेथड था, इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा था। तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। कभी कभी आसान आपको वो वाला मेथड लगता है, लेकिन ये मेथड जो है वो कैलकुलेशन बेस पर इजी है, यानी कि डिजिट्स को यहां पर बहुत ही सिंप्लीफाई कर देता है। समझ पाए? हाँ, डिजिट्स को ये आसान बनाता है, इसीलिए इसको शॉर्टकट मेथड बोला गया है। प्रोसेस लॉन्ग ज्यादा है, लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस में वैल्यूज को धीरे धीरे छोटा करते जा रहा है, इसलिए इसको जो शॉर्टकट मेथड बोला गया है। समझ पाए होगे? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कितनी सिंप्लिसिटी के साथ कैलकुलेशन हो गया। अब हम लोग इसमें बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर है? विशाल, आर्यन, रंजीत। अब यहां पर इसके जो प्रोसेस है वो भी हमने लिख दिया है। रट्टा मत मारना। थ्योरी देख करके लगता है सर क्या एग्जाम में पूछता है? ना, कभी नहीं पूछता। थ्योरी कभी नहीं पूछता। क्या करते थे? लघु लेक्चर ना कुछ, बच्चे बुरा। बहुत बढ़िया, आपका समय बच, 2400 घंटे कभी भी आप जो लेक्चर देख लेते हो, आराम से मौज मस्ती करते हुए पढ़ लेते हो, है कि नहीं? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपने देखा है कि लघु विधि को, है ना, खंडित श्रेणी में कैसे कैसे हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, बस वही वाला स्टेप यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है काफी समय की बचत होती है अगर इसमें आप कैलकुलेशन करते हैं तो लघु विधि जो थोड़ा सा आपका समय बचा देता है। यह विधि, है ना, माध्य गणना में समय बचा देता है काफी हद तक, तो इसलिए इसको फॉलो किया जाता है। कैलकुलेशन दृष्टि से बिल्कुल सरल मेथड है। एक्स के रूप में हमारा चर था और फ्रीक्वेंसी एफ के रूप में था। सबसे पहले श्रेणी की किसी भी मद को, यानी कि एक्स में से किसी एक को हमने क्या मानना है? ए मान लेना है। किसी एक को 10 20 30 कुछ उसमें से किसी एक को ए मान लेना है, लेकिन पॉसिबल हो तो बीचों बीच को मान लो। ठीक है, समझ गए? ओके, तो मदों का कल्पित माध्य ए है और ए से विचलन ज्ञात कीजिए, अर्थात श्रेणी की प्रत्येक मद के लिए आपको जो क्या निकालना होता है? x माइनस ए निकालना होता है, जिसको हम विचलन बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं, उसको डी लिखते हैं आप लोग, है ना। तो विचलनों को उनकी संगत आवृत्तियों के साथ क्या कर दिया था हमने? गुना कर दिया था। एफ और डी को गुना कर दिया, एफ डी को गुना कर दिया, एफ डी को गुना कर दिया, और सभी एफ डी को लास्ट में क्या करना होता है? जोड़ देना होता है, तो सिग्मा एफ डी बन जाता है। और फिर आप जो एफ डी प्राप्त करते हैं उसको सिग्मा एफ से या फिर एन से भाग कर देते हैं, हो गया पूरा पूरा प्रोसेस खत्म। फिर आप लास्ट में ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना, वही कह रहा है निम्न सूत्र का प्रयोग कर लीजिए। चलिए, तो थ्योरी भी हमने लिख दिया है, दिखा भी दिया। अब पद विचलन विधि से कैसे निकालोगे? फिर से कह रहे हैं क्वेश्चन वही है ना, सोच नहीं है। क्वेश्चन वही है, बस सोच नहीं है, यानी कि नई मेथड केवल है और कुछ नहीं। सर ये बातें बहुत कर रहे हैं, करने दो उसको बातें भाई, वो खुद ही एक दिन परेशान हो जाएगा। अकेले चैट करने दो जो लोग कर रहे हैं। तो यहां पर कोई दूसरा मेथड अपनाना है तो मैं कैसे अपनाऊंगा? तो सबसे पहली बात मैं इसी को ले आता हूं, क्योंकि कल्पित माध्य विधि वाला पूरा पूरा फॉर्मूला यहां पर भी यूज होगा। तो अभी जो हम लोग इस मेथड में अप्लाई कर रहे थे वही वाला पूरा पूरा हमने रखना है, सिर्फ इस वाले पार्ट को हम हटा रहे हैं यहां पर, ताकि आपको नया मेथड हम दिखा सकें तुरंत, कम से कम टाइम में। देखो यहां तक तो सभी को प्रोसेस पता है कि हमने कैसे क्या किया है, लेकिन इस डी से भी डी डैश निकाला जाता है। अब क्या निकाला जाता है? क्या बोला सर आपने? हमने बोला डी डैश। रुक जाओ भाई, थोड़ा सा रुक जाओ, इसको एक्सटेंड करते हैं।
अब सही है, एक सेकंड और। अब हो गया कमाल का डायग्राम। अब यहां पर हमने देखना क्या करना है, डी निकालने तक तो सभी कोई जानते हैं स्टेप क्या किया गया है, एक्स से निकाला गया है डी, फॉर्मूला लिखा भी है एक्स माइनस ए। लेकिन इसी डी से क्या निकालना है, डी डैश, डी एस भी बोल सकते हैं या फिर डी डैश भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये निकलता कैसे, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डी डिवाइडेड बाई सी। अब सर सी कहां से लाएंगे, सी लाएंगे, देखो भाई इन सभी नंबरों में से देखो कोई ना कोई आपको सभी नंबरों में बहुत ही अच्छा सा कॉमन टर्म दिखाई दे रहा होगा। कॉमन टर्म वो सबसे मैक्सिमम वैल्यूज होते हैं सभी नंबरों के मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम वैल्यू। जो सबसे बड़ा वैल्यू इन सभी नंबरों में हो सकता है वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 10 हो सकता है, उससे बड़ा नहीं, क्योंकि 10 में भी होगा तो 10 ही होगा, है ना। ऐसे सोच के देखो तो सब में कॉमन 10 ही आएगा, समझ गए। तो उसी 10 को हमने क्या मानना है, कॉमन टर्म मानना है, क्लियर ना। तो अब देखिएगा जरा, -20 को अगर 10 से भागा दे देंगे, चूंकि सी का मतलब कितना है, 10 है, नोट कर लो, नहीं याद रहता है तो लिख सकते हो, एग्जाम के अंदर भी ऐसे ही लिख देना टेबल के ऊपर, सी का मतलब 10 है, जो भी रहेगा उसको वैल्यू लिख देना। तो इन सब में 10 आ रहा था कॉमन, हमने लिख दिया कॉमन कितना है, 10 है। तो -20 को अगर 10 से भाग करेंगे, -20 क्यों सर, चूंकि यहाँ पर डी है, ये सब सारा डी था ना, तो -20 को हम 10 से भाग करेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा, 2। देखा इस डी डैश का कमाल क्या है, ये बड़ी संख्या जो -20 था इसको 2 बना दिया, है ना, कमाल की बात। अब देखो -10 है, 10 से भागा करके इसको क्या बना देगा, 1। ये शून्य तो शून्य ही रहेगा भैया, इसको कोई नहीं बदल सकता। अब यहां पर देखोगे 10 को हमने 10 से भाग देना है तो कितना आ जाएगा, प्लस में 1। देखा 10 को सीधा 1 बना दिया। यहां पर 20 है, 20 को यहां पर 10 से भागा दीजिए तो प्लस में 2 आ जाएगा। अभी जोड़ना मत। अब देखो सबसे पहली प्रोसेस समझो, x से निकाला गया था d, अब d से निकाला गया d डैश, इसका मतलब इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, इन दोनों का कोई काम नहीं रहा। तो कौन कौन चीजें बच गई है टेबल में, ये f और ये d डैश, यही बचा है केवल, बाकी इसकी कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि इसी से तो हमने ये निकाल लिया था, ठीक है। तो f और d डैश दोनों को गुना कर दो, f और d डैश दोनों को गुना कर दो, तो 2 और -2 यहां पर दोनों गुना हो रहे हैं, तो f d डैश, f और d डैश, तो 2 को -2 से गुना किया तो माइनस में 4, 3 को -1 से गुना किया -3, 0 से गुना कर दो 7 को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 एकम 5। यहां पर देखिए आप 3 को 2 से गुना कर दीजिए, 3 दूने 6। अब यहां पर इन सबको जोड़ोगे तो लिखोगे क्या, सिग्मा एफ डी डैश, पॉजिटिव वाले वैल्यू जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 11, और नेगेटिव वाले वैल्यू जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, -7। तो बताइए 11 में से अगर 7 घटा दिया जाए तो आपके पास शेष कितना बचेगा, सर केवल 4 बचेगा। तो यही 4 यहां पर लिखा जा रहा है। अब आ जाइए यहां पर, कौन सा विधि आपने इस्तेमाल किया है, पहले विधि का नाम लिखो, पद विचलन विधि। क्या लिखोगे, पद विचलन विधि, यही इस्तेमाल किया आपने। ए का वैल्यू कितना माना था आपने, 30, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए एफ डी डैश, ये कितना निकाला आपने, सिग्मा एफ डी डैश 4, और सिग्मा एफ कितना था 20, यहां पर देखो, और सी का मतलब कितना आपने माना था, यहां पर देखो कॉमन कितना आया था, सब में 10-10 आया था। चलिए इतना ही सा चाहिए हमें। अब लिख सकते हो फॉर्मूला माध्य का, तो माध्य के फॉर्मूले में लिख देना x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ इंटू सी। कई जगहों पर क्वेश्चन के अंदर में या फिर आपकी किताबों में सी के जगह पर आई लिखा हुआ होगा,
तब भी वही उसका मतलब भी है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो सी बोलो चाहे तो आई बोलो, सेम वर्क करता है, ठीक है ना। चलो तो जल्दी से इसको कैलकुलेट करिए जरा और देखिए आंसर सेम आ रहा है या नहीं। तो ए का मतलब तो 30 है, सिग्मा एफ डी डैश आपका कितना है 4, मात्र 4, और सिग्मा एफ कितना है 20, सी का मतलब कितना है 10। अब खुद ही सोच करके देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर 10 और 4 को गुना कर देंगे, 10 चौक 40 हो गया, और 40 को अगर हम लोग 20 से भाग कर देंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब यहां पर है 30 और प्लस में 2, फिर से आंसर हमारा कितना आ गया 32 आ गया। बताइए जल्दी से, सभी को कंसेप्ट क्लियर है? मतलब मेथड बदल गया लेकिन आंसर वही आया। आंसर क्या आया हमारा? सेम आया। आंसर क्या आया? सेम आया। एक सप्ताह में 2 दिन होता है, क्या क्या बात किए जा रहे हो भाई? तो यहां मेथड हो चुका है बिल्कुल, लिखना है हमने। अब चलिए हम लोग आते हैं इसके थ्योरी वाले पोर्शन पर। थ्योरी में क्या क्या लिखना है हमने लिख करके रख दिया है पहले से ही, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं, रट्टा मत मारना। फिर से एक बार रिपीट कर दिया, यानी कि ये लघु विधि का और भी अत्यधिक सरलीकरण है, मतलब शॉर्टकट मेथड से भी सिंपल वाला। यहां पर स्टेप आपको लग रहा होगा कि सर आप स्टेप अलग अलग ले रहे हैं, बार बार एक एक्स्ट्रा और करते जा रहे हैं टेबल, और कह रहे हैं कि सिंपल हो गया। भैया कैलकुलेशन की दृष्टि से बोला जा रहा है। बहुत बढ़िया, कोई कोई रफ में बना रहे, ये भी बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है। क्योंकि यहाँ पर कहाँ कट छट होगी अभी, है ना, कैलकुलेशन के दौरान अभी सीखने जा रहे हो, तो रफ में भी कर रहे हो, बहुत अच्छी आइडिया लगाया आपने। सब अपने अपने तरीके को फॉलो करिए। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि लघु विधि का ये और भी अधिक सरलीकरण है, और भी सिंपल वाला मेथड है। डी क्वेश्चन के अंदर में जो इस विधि में विचलनों के, यानी कि ऑप्शन जो हमने डी निकाला था ना, डी क्वेश्चन के अंदर में जो डी निकाला था, उस डी को हम लोग क्या कर रहे थे, एक कॉमन जो है टर्म से भाग दे रहे थे। डी को क्या कर रहे थे, इसमें कॉमन टर्म से भाग दे करके पूरी प्रक्रिया को आसान कर दिया जाता है। जो वैल्यूज बड़े बड़े रहते हैं उसको कॉमन टर्म से डिवाइड कर देने पर सब कुछ सिंपल हो जाता है। फिर इसे भाग देने पर जो विचलन प्राप्त होते हैं वो पद विचलन कहलाते हैं। यानी कि आपने जो यहां पर देखा था कैलकुलेशन में, ये विचलन है, और डी डैश जो है ये पद विचलन है। फर्क समझ में आया? पद मतलब एक और स्टेप वाला बात, नेक्स्ट स्टेप वाला बात। ये भी तो विचलन था, ये भी विचलन है, इसी विचलन से ये विचलन निकाला गया है। तो ये है डी और ये है डी डैश। समझ आया? चलिए, तो यहां पर यही केवल फर्क आया। अब स्टेप्स हमने लिख दिए हैं। अगर आप कभी भूल जाओ कि किसके बाद क्या किसके बाद क्या, तो सबसे पहले एक्स और एफ तो आपको दिया ही रहेगा क्वेश्चन में, उसी से आपको पहले क्या करना है, एक्स में से किसी एक को ये मान लेना है, किसी को भी मान सकते हैं ये। अब यहां पर ए मानने के बाद विचलन निकालना है सबका, यानी कि डी निकालना है, ठीक है। तो ये चीजें पता है आपको। डी से ही क्या निकालना है, फिर कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके, यानी कि डी डिवाइडेड बाय सी करके क्या निकालना है, डी डैश निकालना है, जिसको पद विचलन कह रहे हैं। बस ये चीजें आपको पता करने हैं। और फिर आप देखिए यहां पर अगला स्टेप, फिर कह रहे हैं कि डी डैश को एफ से गुना कर दीजिए। डी डैश को एफ से गुना करेंगे क्या बन जाएगा, एफ डी डैश, तो वही लिखेंगे लास्ट में जोड़ करके सिग्मा एफ डी डैश। और ये जब प्राप्त हो जाता है तो लास्ट एक जो है बात बचता है आपका कि कुल संख्या यानी कि एन से या फिर सिग्मा एफ से भाग कर दो। जब डिवाइड कर दोगे तो बात हो गया खत्म। जैसे कि फॉर्मूले लास्ट में हमने आपको दिखा दिए कैलकुलेशन करके, वही फॉर्मूला फिर से आ गया। तो पूरा पूरा प्रोसेस हमने लिख दिया, एक एक बातें लिखा हुआ है, मतलब जितनी प्रोसेस हम कर रहे हैं उतनी प्रोसेस यहाँ पर लिखे भी हुए हैं।
अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल हम लेते हैं ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। मैं चाहता हूं आप सुकून की नींद सोएं। इस वाले क्वेश्चन को कर लो, ठीक है? बिल्कुल सुकून वाली नींद मिल जाएगी आपको। क्रिस कह रहा है सर भूल ही नहीं सकता क्योंकि मैं हमेशा प्रैक्टिस करता हूं। वेल डन। अगर झूठ बोल रहे हो तो कौआ काटे। जल्दी बताओ। मैं कुछ भी बोल सकता हूं भाई, तुम्हें जो वो यहां पर ध्यान देने हैं कि अगर जो है पहले से तुमको माध्य दे दिया है 24 और इस प्रकार के वैल्यूज हैं 10, 15, एक्स। एक्स क्या होता है पता ही नहीं। उसके बाद है 20, 50। तो बताओ इस एक्स के जगह पर क्या होगा? यही कह रहा है कि अगर ऐसी श्रेणी है और इन सब का माध्य पता है तो बताइए एक्स के स्थान पर नंबर क्या होगा? यहां पर ऑप्शन भी दे दिया है। टाइम लगेगा, पहले कैलकुलेशन तो कर लो, पहले कैलकुलेशन कर लो फिर जवाब देना। देखते हैं किन किन बच्चों को माध्य समझ में आ गया है। मैं आप लोगों को 1 मिनट का पर्याप्त समय दे रहा हूं। जल्दी करो, कैलकुलेशन फास्ट करो, जल्दी हो जाएगा। जल्दी करिए। क्रिस कह रहा है सच में सर कौवे से मत कटवाओ, मैं सच बोल रहा हूं। नहीं नहीं, कौवा उड़ करके मेरे साइड में आ रहा है, तुम्हें नहीं काटेगा। टाइम खत्म हो रहा है आपका। समझ नहीं आया? चलिए देखें जरा किन के सॉल्यूशन हो गए। मुझे भी आंसर नहीं पता है इसलिए मैं टिक तो नहीं लगाऊंगा अभी, पहले कैलकुलेशन मुझे करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि यहां पर है क्वेश्चन में है 10, 15, एक्स, 20 और कितना है 50 है। तो सभी नंबरों को क्या करना था? पहले माध्य निकालने के लिए क्या करते थे? सबको जोड़ते थे। अब जोड़ना तुम्हें नहीं आता तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हें जोड़ सिखाऊं? यहां पर जोड़ दो सबको, 20 और 15 25, फिर 25 और 20 45, 45 और 50 95। तो कितना जोड़ करके कर दिया आपने? 95। सर एक्स तो छूट गया। हाँ, एक्स को क्या करोगे? एक्स तो कोई डिजिट है नहीं तो उसको अलग से लिख दो प्लस एक्स। एक्स का भी तो कोई अपना वैल्यू होगा, उसको क्यों छोड़ देंगे? तो ये फाइनली तुम्हारा जोड़ करके आ गया है सिग्मा एक्स बराबर 95 प्लस एक्स। यही आया है तुम्हारा पूरा पूरा जोड़ करके, क्योंकि एक्स का भी अपना कुछ ना कुछ वैल्यू होगा तो एक्स को अलग से लिख दो। ऐसे मत करना कि 95x, ये गलत है तरीका। प्लस में होगा ना, इनटू में कैसे रख सकते हैं उसको? गुना थोड़े ना कर रहे हैं, सबको प्लस कर रहे हैं। तो 95 प्लस एक्स लिखना। अब तुम्हें ध्यान से देखना होगा फॉर्मूला। सिग्मा यहां पर लगाओ x डिवाइडेड बाई n। यहां पर देखिए सिग्मा x यानी कि सॉरी x बार तुम्हें दिया हुआ है 24, यानी कि माध्य दे दिया है 24, और सिग्मा जो x था वो तुमने निकाल लिया है जोड़ करके 95 प्लस में क्या x। अब सर n कहां से पता करेंगे? n काउंट करो, 1 2 3, इसको भी काउंट करना है, भूल मत जाना। 1 2 3 4 5, तो यहां पर रख दीजिए कितना? 5। यहां तक तो सबको समझ में आ गया, लेकिन आगे क्या करोगे? देखो यहां पर कुछ नहीं है इसके नीचे, तो एक मान सकते हो क्योंकि 24 को 1 से भाग करेंगे 24 ही रहेगा, फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो क्रॉस मल्टीपल कर दो, 95 प्लस एक्स को 1 से गुना करोगे तो उतना ही रह जाएगा। तो इसको लिख दो 95 प्लस एक्स बराबर करिए। अब 24 को 5 से गुना कर दो, 24 को 5 से गुना करोगे तो कितना आएगा? जिनको नहीं पता है उनके लिए आराम आराम से करिए, हड़बड़ी में नहीं। यहां पर 20 हो जाएगा, 0 2 रह गया, 4 पचे 20, 2 लिखे। यहां पर दोनों को गुना करिए, 10 5 दूनी 10 और 2 12, है ना? तो ऐसे ही कर लेना आराम आराम से। सीखने के दौरान कोई हड़बड़ी नहीं, बिल्कुल आराम आराम से करो।
ऐसा लगना चाहिए कि जैसे नर्सरी क्लास का बच्चा हो। बिल्कुल, स्टैटिस्टिक्स यही चाहता भी है कि आप हड़बड़ी में जवाब ना दें। 95 प्लस में x था, अब तुम दिमाग लगाओ, ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है। डिजिट डिजिट वाला एक साथ में रहता है तो अच्छा लगता है देखने में। दो दोस्त रहेंगे एक साथ में तो मजा आता है, दोनों साथ में रहेंगे, है ना। तो दोनों को साथ में रख दीजिए। तो यहां पर आप लिखोगे कैसे, x था x रहने दो, इक्वल टू साइन था इक्वल टू भी रहने दो, 120 था उसको भी रहने दो, ये 95 था इस साइड में बराबर है, यहां पर देखो बराबर के इस साइड में 95 है, यहां पर बराबर है, बराबर यहां पर है, और बराबर की इस साइड में क्या है 95, बराबर की इस साइड में उसको ले जाओ 95 को तो माइनस में चला जाएगा। तो यहां था प्लस में, 120 की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस लिख दो 95। तो अब बताइए 120 में से 95 घटाओगे तो कितना बचेगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए ऐसे लिखना, और 95 ऐसे लिखना, इकाई स्थान पर 5 और दहाई स्थान पर 9। अब माइनस करिए जरा, तो 10 में से यहां पर कितना चला जाएगा 5, तो आ गया 5, और यहां पर अब बचेगा 11, 11 में से 9 कितना आ गया 2, तो इसका मतलब आंसर तुम्हारा आ चुका है, x का मतलब कितना आ गया है 25, x का मतलब कितना आ गया है 25। अब इसको x बार मत लिख देना, x बार का तो वैल्यू पुट कर चुके थे 24 था। क्या समझ आया, अब क्लियर है सभी को, जिनके नहीं बन पाए होंगे उनको भी बन जाएंगे। धीरे धीरे करके आपको समझाया है मैंने इतने प्रेम पूर्वक। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिए थे, लगभग 80% के अप्रोक्स बच्चे जो वो सही हैं, 79% जो बच्चे बिल्कुल सही निकले, है ना। कुछ कुछ बच्चे जो है यहाँ पर गड़बड़ कर गए थे। क्या इन परसेंटेज वालों को समझ में आया या नहीं, मैं जानना चाहता हूं, इसके वेरिफिकेशन मुझे चाहिए। आप जवाब दो, आपके अंदर दमखम की पूछा आता है, तुम पर डिपेंड करते वैल्यूज पहले से। क्वेश्चन और ले लेता हूं तुम्हारे लिए, मुझे पहले से पता था किसी ना किसी का डाउट थोड़ा बहुत रहेगा। देख रहे हो मास्टर लोग को सब पता रहता है कि एक क्वेश्चन करवाएंगे तो उसमें से मन नहीं भरेगा, किसी किसी का तो अटकलें रह जाती है थोड़ी थोड़ी, जैसे देखो अंकित का रह गया है। तो यहां पर एक बार ध्यान से आप देखो तो लिखा हुआ है आंसर में माध्य पहले से दे दिया, माध्य को क्या बोलते हैं, x बार बोलते हैं। ये कितना दिया हो तुम्हें 35, और माध्य का फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए तुमको। माध्य का फॉर्मूला होता है, देखो माध्य का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू सिग्मा x, यही होता है ना, डिवाइडेड बाई क्या होता है n। अब तुमको ये वाला वैल्यू दे दिया है, ये वैल्यू तुमको पता करना है, ये वैल्यू तुमको पता करना है, वो सब भी क्वेश्चन में होगा तुम्हारा पक्का। तो ये सभी को जोड़ने पर ना तुम्हारा क्या निकलता है, सभी वैल्यूज को जोड़ने पर सिग्मा x निकल जाता है। लो यानी कि ये भी तुमको पता है एक तरीके से। तो इसमें से n भी तुमको पता चल गया, 1 2 3 4 5, हाँ 5 ये भी पता चल गया, मतलब तुमको सब पता है, खाली इसमें पता क्या नहीं है, x नहीं पता है। तो आइए उसी x को पता करते हैं अब हम लोग। तो इसके लिए सबसे पहले कारनामा क्या करना, जो डिजिट सारा दिया हुआ है उसको लिख देना, उनको बोलते हैं x, और वो कितने कितने वैल्यू दिए हुए, नहीं मानना x तो वो भी छोड़ दो। 20 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, यहाँ x है, 40 है, यहाँ a भी रह सकता है, b रख सकता है, कुछ भी रह सकता है x के जगह पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, यानी सीधा समझना है यहाँ पर कोई वैल्यू था ही नहीं, वहीं पर वैल्यू पता करना है। तो इस तरीके से जितने वैल्यूज थे सबको लिख दिया। सबको जोड़िए जरा, सबको जोड़ेंगे तो यहां पर बोलेंगे कि सिग्मा x को हम जोड़ रहे हैं, इसको x भी तुम मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ऑलरेडी यहां पर x लिखा हुआ है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ABCD कुछ भी लिख सकते थे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सभी नंबरों को जोड़िए जरा, तो यहां पर सभी नंबरों को जोड़ रहे हैं, तो ये आ गया 30 और 20 50, 50 और 50 100, यानी कि 40 और जोड़ दो, 140 आ चुका है। तो लिखिए 140 प्लस इसका भी तो वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, हाँ उसका भी होगा, तो उसको भी जोड़ दो, जुड़ गया। अब तुम्हें जो है यहां पर फॉर्मूले लगा देने हैं,
एक्स बार इक्वल टू, देखो आंसर दे दिया था 35, तो यहां पर सिग्मा एक्स जोड़ करके कितना लाए हो, 140 प्लस एक्स। एन मतलब कहां से लाओगे, 1 2 3 4 5, टोटल संख्याएं कितनी है, 5 है। तो अब बताइए, यहां कुछ नहीं तो एक मान लो, नहीं भी मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। 140 प्लस एक्स को 1 से गुना करो, तब भी उतना ही रह जाएगा, 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 35 को 5 से गुना कर दो, मैं ऐसे एक बार कर देता हूं, नहीं तो 35 इंटू कितना करना है, 5। तो 140 प्लस एक्स, ये एक्स है और ये इंटू है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर दोनों को ये गुना कर दीजिए, 35 को 5 से गुना करना है, तो 25 के हो जाएगा 5, बाकी 2, 5 तिया 15 और 2 17, 175। तो x बराबर क्या कर देना, 175 जैसे लिखा था वैसे रहने दो। और x के पास क्या था, 140 बराबर के इस साइड था ना, उसको उस साइड ले जाओ 175 के साइड में, तो माइनस में चला जाएगा 140। तो देखा, 175 में से 140 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 35 बचेगा। तो वही तुम्हारा आ गया आंसर, कितना, 35। अब ये मत समझना कि ये वाला आंसर आया है, नहीं, वो तो माध्य था, वो उसका मतलब था x बार आया था 35 पहले तुम्हारा, और x का मतलब भी आया 35। ये एक संयोग है, संयोग जैसे तुम और तुम्हारा दोस्त एक चौराहे पर मिल जाते हो, वैसे ही दोनों का शकल मिल गया है, 35 और 35। जरूरी नहीं है कि दोनों सेम आए, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में दिखे थे। अब क्लियर है, बताओ। फिर फॉर्मूला ये होता है सिग्मा एक्स का वैल्यू इतना ला चुके हो, उसको ऊपर रख दो। एक्स बार तुमको दिया रहेगा आंसर में ही, लिख देना। एन कहां से काउंट करोगे, नंबर में से ही, 1 2 3 4 5, बस हो गया। बाकी कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी होती है, कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी होती है, जोड़ घटाव गुना भाग तुमको करना होता है, ठीक है ना। एक खाली स्लाइड है, इसको मैं हटा रहा हूं। अब तुम मुझे ये बताओ भाई, कि अगर तुम्हारे कक्षा में 20 बच्चे हैं, वही सवाल है, सवाल कोई दूसरा नहीं है, बस यहां पर अब हम लोग दूसरी श्रेणी के अंदर जा रहे हैं। खंडित श्रेणी से संबंधित सवाल हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। कार्तिक पांडे भाई साहब, मेरी बात को सुनिए। जब एक बार आपकी क्लासेस स्मूथली रन हो रही है ना, तो ऐसा नहीं कि लाइव क्लासेस गई और सब खत्म, ऐसा नहीं होता। ये क्लासेस जो मैं करवाता हूं यहां पर, वो आपके लिए रिकॉर्डेड अवेलेबल रहता है 24 घंटे 7 दिन, और तब तक जब तक कि आपका कंप्लीट एग्जाम नहीं हो जाता। तो देख लेना बाद में रिकॉर्डिंग, ठीक है। तुम्हारे चलते बार बार मैं पीछे जाऊं आगे जाऊं, है ना, मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समय तुम्हारा बेकार हो जाएगा। क्यों बेकार होगा पता है, एक बार पढ़ा चुका और फिर से वही पढ़ाऊंगा, फिर वही रिकॉर्डिंग होगी। हाँ, समझ गए होगे, अब तुम्हारे फायदे की बात कर दिया मैंने। देखोगे ध्यान से, अब 20 विद्यार्थियों के अंक, परीक्षा में प्राप्त अंक इस प्रकार से दिए हुए हैं, खंडित श्रेणी में लिखिए। हाँ, खंडित श्रेणी में नहीं लिखना है, इसको सतत श्रेणी में लिखेंगे। खंडित श्रेणी का तो कर चुके हम लोग पहले ही, तो उसको श्रेणी हम लोग बदल रहे हैं। अब यहां पर लिखेंगे सतत श्रेणी में। किस में लिखेंगे, सतत श्रेणी में लिखाएंगे भैया। मैं इसको सतत श्रेणी लिख देता हूं। सतत श्रेणी में जो हो आपको क्या करना है, लिखना है या फिर तैयार करना है। तो सतत श्रेणी में आप कैसे बना लोगे, ये बताओ पहले। सतत श्रेणी में इन नंबरों को कैसे ढाल दोगे। 20 बच्चों ने अलग अलग नंबर लाए हैं, ये तो हमको पता चल गया, लेकिन सतत श्रेणी बनाने के लिए एक बात को ध्यान देना, सबसे पहले एक बात को ध्यान देना, कॉन्टिन्यूअस सीरीज होता क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बनाते हैं वर्ग। वर्ग कैसे बन सकता है, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, वैसे ही मान लो 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ऐसा कुछ। जब बच्चों की संख्या ज्यादा हो जाती है ना, विशाल भाई साहब तुम चले जाओ ना, क्लास समाप्त हो गया।
चले जाओ, क्लास समाप्त हो गया तुम्हारा। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये जितने भी नंबर है ना, इन नंबरों को बोला जाता है यहां पर वर्ग। जैसे कि 10 से 20 पहला वर्ग, 20 से 30 दूसरा वर्ग, 30 से 40 चौथा वर्ग। ये बनाएंगे कब, बनाने की जरूरत क्यों है इसको, पहले इसके इंपोर्टेंस समझो। जब ऐसा ऐसा सोचो, 20 बच्चे ने अलग अलग नंबर लाया है, लेकिन ये नंबर्स रिपीट भी हुए हैं, है ना। और सोचो ऐसे ऐसे लाखों बच्चे होते, यहां पर लिखा रहता 1 लाख बच्चों ने रिजल्ट इस प्रकार से अंक हासिल किए, तो क्या सबका नंबर अलग अलग आता? अरे सबके नंबर एक दूसरे से मैच कर जाते हैं। वैसा ही यहां पर हुआ है, 20 बच्चों के ही नंबर देखो ना मैच कर गया है। एक बच्चे ने लाया 10, तो दूसरा बच्चा ने भी कहीं ना कहीं 10 नंबर लाया, देखो, है ना। किसी ने अगर जो है 20 नंबर लाया, तो 20 नंबर लाने वाले कई सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो नंबर्स की रिपीटेशंस होने की वजह से हम या तो उसको खंडित श्रेणी में ढालते हैं या फिर उसको सतत श्रेणी में ढालते हैं। थोड़े बहुत बच्चे हो तो चलता है कि ठीक है रहने दो व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर, लेकिन ज्यादा बच्चे हो जाएं तो खंडित श्रेणी में ढालते हैं या फिर सतत श्रेणी में ढाल देते हैं। तो यही उपाय हमें यहां तक करनी है, ठीक है। समझ आ गया, समझ आ गया सभी को, इतनी सी बात क्लैरिटी मिल चुकी है। अब यहां पर आ जाइए जल्दी से। वर्ग आपने देखा इस प्रकार से बना हुआ रहता है, लेकिन हमें यहां पर वर्ग बनाने हैं, तो इसके वर्ग आप कैसे बना सकते हो, मैं इसका नमूना आपको दिखा दूं तो मजा आ जाएगा आपको। मैं यही चीजें रख देता हूं यहां पर भी, ये लीजिए। अब ठीक है। तो मान लीजिए ऐसे नंबर आपको दिए हुए हैं, तो इस प्रकार से आप कैसे कन्वर्ट करते हो ये मैं आपको दिखा दूं। जैसे कि सबसे छोटा वैल्यू था 10, ध्यान से समझिए, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 10 है, और सबसे बड़ा वैल्यू उसमें देखो तो 50 है। तो 10 सबसे छोटा वैल्यू है और 50 सबसे बड़ा वैल्यू है, और सबके बीच में अगर देखोगे तो हम 10-10 का गैप भी आसानी से लेकर के काम कर सकते हैं। तो हमने वही करना है यहां पर। जैसे कि 10 से 20 नंबर के बीच में जिन जिन बच्चों के नंबर आए हैं 10 नंबर से ज्यादा और 20 नंबर से कम, उन सभी बच्चों को हमने यहां पर तैयार कर दिया है। हालांकि इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत डिटेल क्लास हो चुका है। सर कब हुआ है, जब व्यवस्थीकरण आपको पढ़ा रहे थे, चैप्टर का नाम पता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, व्यवस्थीकरण आंकड़ों का। तो आंकड़ों का व्यवस्थीकरण के ऊपर हमने बताया था ये सारी श्रेणियां आपको वहां पर। जिन्होंने नहीं देखा है तो वहां से जाकर के देखना बनता है आपको। यहां पर मैं आपको लिए झूठ में मेहनत कर दे रहा हूं ठीक है। तो कुछ ऐसा दिखाई दिया नहीं, चले तो देखिए ध्यान से। अब यहां पर देखोगे तो 10 से बड़ा नंबर कहीं है, और 11, 12, 13, 14 कुछ ऐसा दिखाई दिया नहीं। 20 दिखाई दिया, सीधा 10 के बाद सीधा बड़ा नंबर 20 दिखाई दिया, और 10 10 है तो केवल दो ही जगह पर है। तो 10 से 20 के बीच में नंबर आने वाले जो है वो कौन कौन से होंगे? 10 से बड़ा आना चाहिए, 10 भी आना चाहिए तब चलेगा, 10 से बड़ा आना चाहिए तब भी चलेगा, लेकिन 20 से कम आना चाहिए, 20 नहीं 20 से कम। तो 10 10 दो बार आया था तो इसलिए इस ग्रुप में रख दिए उसको। अगर 11 आता, 12 आता, 13 आता, 14 भी आता, 15 भी आता, 16 आता, 17 आता, 17 दशमलव कुछ आता, 18 दशमलव कुछ आता, तब भी इसी के अंदर रहता। लेकिन 10 10 केवल दो बार आया, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया 2। सर 20 को इसमें क्यों नहीं शामिल किया? तो इसकी कहानी यहां पर नहीं है, जाकर के पिछला चैप्टर देखो उदास, वहां पर बताए थे व्यवस्थीकरण, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, उस वाले में बताए हैं आपको। तो यहां पर उच्च जो मान होता है ना उसके वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं करते हैं। मतलब 20 आ गया कहीं अगर दिया वजह से नंबर्स है, इसमें से 20 है ना, बट यहां पर 20 आपको शामिल नहीं कर देना है, क्योंकि जो ऊपरी सीमा रहता है उनके मानों को हम शामिल नहीं करते हैं। ये बातें ध्यान से सुनो। तो 2 लिख दिया, चूंकि 10 10 दो बार आया था, यानी कि 10 से बड़ा 10 भी चलेगा, 10 से बड़ा भी चलेगा, लेकिन 20 से कम। तो वो से नंबर जो है वो 2 आए थे 10 10 करके, तो 2 आया, 10 10 दो बार आया, इसलिए 2 लिख दिया। 10 से 20
सॉरी 20 से 30, 20 चलेगा, 20 से बड़ा भी चलेगा, लेकिन 30 से छोटा तलाश करना है। तो 20 कितनी बार आया था, 3 बार आया था, इसलिए 20 को केवल यहां पर शामिल करेंगे। वैसे ही इतने इतने के बीच में 7 आया था, 40 से 50 के बीच में 5 नंबर दिख रहे थे मुझे, कुछ कुछ 40 दिख रहा था, उन्हीं को बोला गया। यहाँ पर 50 से 60 के बीच में केवल 50 ही था, और 50 कितने बार था, 3 बार था। तो हमने ये नोट कर दिया। अब इनके सॉल्यूशन कैसे होंगे, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं बुझाया तो ज्यादा सोचना समझना बंद ही कर दो, सिर्फ मेरी एक बात को ध्यान से समझो, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्या ध्यान रखेंगे सर, एक बात को, अगर मान लो मुझे कुछ नहीं आ रहा है तो सिर्फ एक बात ध्यान देना कि ऐसा वर्ग और ऐसा अगर एफ दिया रहेगा तो डायरेक्टली तुम्हें सॉल्व करने हैं। क्या क्या सॉल्व करना है, क्वेश्चन में पढ़ के देख लेना। जैसे यहां पर बोल दिया है समांतर माध्य निकालिए, हो गया, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें। तुम्हें इस प्रकार से वर्ग दिया रहेगा, इस प्रकार से बारंबारता दिया रहेगा, माध्य निकालने बोलता है, सिंपल बात। ठीक है, तो देखो यहां पर कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले तो इसको f मान लो, f का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता, और इसको तुम x बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको CI भी लिखा गया आपकी किताबों में, तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक बात यहां से कंसेप्ट बहुत अच्छा से ध्यान से सुनना, ताकि आगे दिक्कत ना हो। इसमें से निकालना है आपको m। क्या निकालना है, मैंने क्या बोला, चैट में लिखो एक बार, m निकालना है। m मतलब होता है मीड वैल्यू। सर मीड वैल्यू क्या होता है, मैं दिखाता हूं आपको। जैसे यहां पर नंबर है ना 10 से 20, तो ये है निम्न सीमा। निम्न सीमा मतलब होता है L1, और ये है उच्च सीमा यानी कि L2। तो L1 और L2 के बीच जो अंतर है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि दोनों सीमाओं को क्या करना है, जोड़ना है। जैसे कि L1 L2 जोड़ना है, 2 से भाग कर देना है, निकल जाएगा मध्य बिंदु। मध्य मतलब बीच का बिंदु। सोचिए 10 और 20 दोनों को जोड़ दें और 2 से भागा कर दें तो कितना आएगा, चैट में बताओ सभी कोई। 10 और 20 दोनों को जोड़िए और 2 से भाग करिए। 10 और 20 दोनों को जोड़िए, 10 मतलब क्या है यहाँ पर L1, 20 मतलब क्या है L2। तो 10 और 20 दोनों को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए, क्या निकल जाएगा, स्मॉल m यानी कि मध्य बिंदु निकल जाएगा, मीड वैल्यू निकल जाएगा। समझ आया, तो वही लिखना है यहां पर, हम सीधा लिखेंगे स्मॉल m बराबर L1 प्लस क्या लिखना है L2 बाय क्या लिखेंगे 2। तो बताइए 10 और 20 दोनों को जोड़ दिए और 2 से भागा कर दिए, पहले जोड़िए तो आ जाएगा 30, 30 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15। 20 और 30 को जोड़िए आ जाएगा 50, 50 को 2 से भाग कर दीजिए आ जाएगा 25। 30 और 40 को जोड़िए 70 आएगा, 70 को 2 से भाग करिए 35 आएगा। 40 और 50 को जोड़िए 90 आएगा, 90 को 2 से भाग करिएगा तो 45 आएगा। साथ साथ में करते जाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो 50 और 60 को जोड़ो और 2 से भाग करो, 50 और 60 जोड़ा तो 110 आया, 110 को 2 से भाग करेंगे तो 55 आएगा। ठीक है, इसका मतलब आप ये देखोगे कि सबके बीच में 10-10 का अंतर था, तो इन सबके बीच में भी 10-10 का ही अंतर निकलता है, ये बात सत्य है। तो अब ये जो m निकाला, दोनों को गुना कर दो आपस में, वही निकल जाएगा यहाँ पर f इंटू एम। जैसे कि 15 को 2 से गुना कर रहे हैं, 15 को 2 से गुना कर दीजिए तो 15 दूना हो जाएगा 30। 25 को 3 से गुना कर दीजिए, 25 दिया हो जाएगा 75। 35 को 7 से मल्टीपल करो, 7 पचे 35 की हो जाएगा 5, बाकी में 3, 3 सत्ते 21, 21 और 3 हो जाएगा यहाँ पर कितना 24। समझ पाए। 45 को 5 से गुना कर दीजिए, नहीं पता है तो 5 को 5 से गुना करो, पहले 25 25 हो जाएगा, बाकी 2 रह गया। फिर यहाँ पर 4 को 5 से गुना करो, 4 पचे 20, 20 और 2 हो जाएगा 22। समझ पाए। 55 को 3 से गुना कर दीजिए, नहीं पता है तो 5 को पहले 3 से गुना करो, 5 दिया 15 के 5, बाकी रह गया 1। 5 को फिर 3 से गुना करो, इस वाले 5 से, 5 दिया 15, एक फिर से कितना हो जाएगा 16। समझ पाए। हाँ, अब यहां पर आ जाइए, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख दूं।
अब बताओ, सबको जोड़ना है इकाई स्थान पर। 5, 10, 15, 20, इकाई स्थान पर कितना आ जाएगा? शून्य। रह गया हाथ में कितना? 2। 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और जहाँ 7 21, 21 और 3 24, 24 के कितने हो जाएंगे? 4, बाकी इसमें 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, कितना हो जाएगा? 7। तो 740 आ चुका है जोड़ करके, यानी कि सिग्मा एफ इंटू एम। सिग्मा एफ इंटू एम कितना आ चुका है जोड़ करके? तो 740 आ चुका है। हो गया। 700 कितना आ चुका है? 40 आ चुका है। तो हम लोग लास्ट में किसको जोड़ेंगे? सिग्मा एफ को जोड़ दो। यहां पर हो गया 5 और 7 12, 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20, 20 ही आ रहा है ये। चलिए, तो हमें अब मेथड का नाम लिखना पड़ेगा कि कौन सा मेथड था। तो प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट मेथड था, प्रत्यक्ष विधि है ये। और इसमें से लिखना पड़ता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एम डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो यहां पर लिखोगे 740 और 740 को एफ से डिवाइड कर दो, सिग्मा एफ आपका है 20। तो इस बार आंसर देखो कितना आ रहा है यहाँ पे। शून्य शून्य तो कैंसिल हो जाएगा, 74 को 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पर आ गया कितना आपका? 37। ये आपका 0 0 कैंसिल कर दो, जिनको नहीं आता उनके लिए है। 2 से भाग करोगे, है ना? तो यहां पर आप कर दीजिए सबसे पहले 3 दूना 6, रह गया 1, फिर यहां पर आ जाएगा आपका 4, है ना? तो आराम से ये कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, 37 बार में ऐसे ही आपको करने हैं। हो गया, यही निकल गया आपका माध्य। कैसा? मेथड आसान है ना? मेथड आसान है ना? बहुत ही बढ़िया, सबने बता दिया है। स्तुति, रिया, सपना, प्रेम, पार्थ, क्या हुआ? क्लैपिंग कर रहे हो? बन गया क्या तुम्हारा? अमित, एवरीवन, एनीवन टॉक टू मी। क्यों भाई अमित, बतियाने की क्या ही जरूरत है तुम्हें अभी? हमसे बतियाओ ना। मैंने सबसे पहले आंसर दिया था क्रिश, वेल डन। चलो, सभी ने अच्छे से जवाब दिया, आप लोगों ने, अच्छा लग रहा है अब। तो शुरुआत से जो है आपको पकड़ थोड़ी सी बनानी है, बस यही मेथड चलता रहेगा पूरे चैप्टर जो है अभी लगभग 2 महीने तक यही सब करता रहोगे। यही सब करते रहोगे 2 महीने तक लगभग मेरे साथ में, सेम टू सेम। ठीक है, चाहे तो तुम बोर हो जाओ चाहे कुछ भी हो जाओ, स्टैटिस्टिक्स इसी तरीके से चलता रहेगा, पढ़ते ही रहना है, छोड़ना नहीं है बस। आगे बढ़ा जाए। क्लासेस ओवर हो चुकी हैं, बट अगर तुम रखना चाहो नोट्स में रख दे, रुक जाओ। ठीक है, यहाँ पर दोहराना होगा। देखिए, तो यहाँ पर सबसे उसी में से प्रोसेस, सेम प्रोसेस आपको दोहराना होगा, सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर दोहराना होगा। मैं इसी में आंसर कर रहा हूं ताकि जल्दी हो जाए, मुझे टेबल एक्स्ट्रा ना बनाना पड़े। मैं यहाँ पर दूसरा कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ तुम्हारी इच्छाई के लिए, ताकि तुम्हें थोड़ा सा दिखे कि यहाँ तक क्वेश्चन था और उसके बाद आंसर जुड़ना शुरू हुआ था। मान लो इतना बड़ा टेबल हमने ले लिया और हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा एम। ठीक है, एम निकालने के बाद हमें निकालना पड़ेगा डी, वो भी ठीक है। डी निकालने के बाद एफ डी। समझ गए होगे अब आप लोग? तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? ये एफ है, ये हमारा एक्स है, एक्स बोल दो। यहाँ पर हमारा निकलेगा सबसे पहले एम, एम का मतलब होता है L1 प्लस क्या, L2/2। तो एम निकाल रहे थे ना, 10 और 20 को जोड़ रहे थे, 30 जोड़ रहा था, जोड़ने के बाद 2 से भाग कर दे, 15 आया था, याद है? 15, फिर 10 के अंतर से ले लो, 25, 35, 45 और 55। मैं थोड़ा सा सजा दूं इसको, 25,
35, उसके बाद है 45 और 55। ठीक है, अब तुम्हें इसमें से ही ए का चुनाव करना है। ए का चुनाव किस में से करोगे? अब एम में से करना है तुमको। वो वाला बात खत्म उधर ही। ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में एम में ही से निकालना पड़ता है ए। संभव है तो बीचों बीच का मान ले लो, जैसे 35 बीचों बीच का मान था, हमने ले लिया ए 35। अब इसके हेल्प से डी निकालो। डी का मतलब होता है एक्स माइनस ए। हालांकि एक्स से तो हमने निकाला है नहीं, एम से निकाला है, तो यहाँ पर एक्स के जगह पर एम लिख दो और ए तो रहेगा ही रहेगा। बस फर्क इतना है कि वहां पर एक्स से निकालते थे ए और यहाँ पर एम से निकालना पड़ रहा है ए, तो फॉर्मूले में भी बदलाव आ गया, एम माइनस ए। ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए। तो 15 में से क्या घटाएंगे? 35। कितना आएगा भाई? जल्दी से बताना। 15 में से 35 घटाएंगे तो माइनस में आएगा वैल्यू, बट कितना आएगा? 20 आएगा ना। फिर 25 में से 35 माइनस में 10 आएगा। 35 में से 35 शून्य। 45 में से 35 तो प्लस में 10, और 55 में से 35 तो प्लस में 20। अब कुछ नहीं करना है, हमने क्या किया, वर्ग से निकाल दिया था m, m के बाद निकाल दिया d, यानी कि फाइनली हमारा ये जो आया है, अब इसका कहानी f के साथ जुड़ेगा। सिंपल सी बात, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसी का ट्रांसफॉर्मेशन इस रूप में किया गया, फिर इसी का ट्रांसफॉर्मेशन इस रूप में किया गया। तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं कि इसका रूप इसमें बदला, इसका रूप इसमें बदल गया, तो लास्ट रूप यही है। इसका अब गुना f के साथ कर दिया जाए तो काम बन जाएगा। तो 2 और 20 माइनस 20 को गुना कर दो, यही लिखाएगा यहां पर f इंटू डी, एफ डी। तो 2 को माइनस 20 से गुना करेंगे, माइनस में आ गया 40, माइनस 10 को अगर 3 से गुना करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा? 30। शून्य को किसी से भी गुना करो फर्क नहीं पड़ेगा। 10 को 5 से गुना कर दो, 50 हो जाएगा यहां पर प्लस में, और 20 को गुना कर दो 3 से तो 60 हो जाएगा यहां पर प्लस में। यहां तक भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुझे एडजस्ट ये करना पड़ेगा साइज, ताकि यहां पर जोड़ सकें हम। तो यहां पर कितना आ रहा था? जोड़ना पड़ेगा मुझे, 30 आ रहा था ना। 10 को 3 से 30 आ रहा था, ये शून्य आ रहा था, और ये आ रहा था 50, और ये आ रहा था 60। अब जोड़िए, अब मजा आएगा आपको। तो यहां पर मैं क्या ही लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा सिग्मा, क्या करके, सिग्मा एफ इंटू डी इक्वल टू कितना? तो प्लस वाले वैल्यू आ रहे हैं 110, ठीक है मैं लिख दूं 110, माइनस कितना करना है इधर देखो 70, तो 70 इसमें से माइनस कर दिया, कितना आया फाइनली हमारा आंसर? पॉजिटिव 40 आया था। ठीक है, सारे वैल्यूज हम अगले स्लाइड में नोट कर लेते हैं। जैसे कि A4 एज्यूम किया हुआ था, ठीक है, कौन सी विधि के लिए लिख सकते हो? लघु विधि के लिए। ये हमारा कितना था? 35। ये हमारा कितना था? 35। सिग्मा एफ डी कितना था? सिग्मा एफ इंटू डी कितना था? ये देखना पड़ेगा हमें, प्लस 40 था ना। और सिग्मा एफ की बातें हम लोग कर रहे हैं, तो सिग्मा एफ हमारा जोड़ करके 20 आ रहा था, सबको जोड़ोगे तो 20 आ जाएगा, जिसको आप एन भी कह सकते हैं। तो ये हमारा जो है 20 आ रहा था। अब फॉर्मूले लगाते हैं जरा। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। ए का मतलब कितना है? ए का मतलब है 35, प्लस सिग्मा एफ डी का मतलब कितना है? 40, और सिग्मा एफ का मतलब कितना है? 20। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 30 प्लस में यहां पर आ गया 2, आंसर कितना आ रहा है भाई? 32 आ रहा है। और पहले 37 आया था क्या?
तो मैं एक बार चेक कर दूं इसको, हालांकि हर जगह पर सही है बट मैं फिर भी चेक कर लेता हूं कि 2 को यहाँ पर -20 से गुना किया गया था, -40, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ओवरऑल गुड है। मेथड बदलने से थोड़ा बहुत आंसर यहाँ पर चेंज हो रहा है, क्योंकि पिछली बार आया था 37, इस बार आ रहा है आपका 32। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में वेरी कर सकता है आंसर थोड़ा बहुत, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा बट थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं। और ये कहां पर पॉसिबल है ये भी बता सकते हो आप लोग कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। हो सकता है सेम टू सेम भी आ जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंट भी आ जाए, तो इसको एक बार देखना बनता है हमें फिर से कि कहीं इसमें तो हम लोगों ने कोई मिस्टेक नहीं किया था। तो 15 और 10, 25, 10, 35, 45, 55 ठीक था। मल्टीपल करने में देख लो कोई भूल चूक तो नहीं हुआ था, 30 सही है, 25 दिया 75 ये भी ठीक है, 35 को 7 से गुना करोगे, 7 बचे 35 के 5 बाकी में रह गया था 3, 7 या 21 और 3 24, ठीक है, ये भी सही है। 500 की 20, सॉरी 25 25 के 5 बाकी में रह गया था 2, 20 और 2 22, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 दिया हो गया था 15 बाकी में 1, 5 दिया 15 और 1 16, ये भी ठीक था, जोड़ने में कोई तकलीफ तो नहीं था, 1 2 3 4 ठीक है, 5 के 20 बाकी रह गया 2, 2 और 6 8, 8 और 2 10, ठीक है, 10 और 4 14, 14 और 7 21, 21 और 3 24, वो भी ठीक है, बाकी रह गया 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, ये भी ठीक है, 740, कोई दिक्कत नहीं है, डन, सही है, ठीक है, सही है। ये बराबर हमने गलती कुछ लिया था क्या, मैं उसको भी जांच कर लूं इसमें कि कहीं ए में तो मिस्टेक नहीं किया। 35 का कैलकुलेशन देखता हूं तो 30 लिया था, बिल्कुल सही कह रहा है, एक बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट मेंशन किया है कि सर ए बराबर हम लोगों ने 30 एज्यूम कर लिया था, ए बराबर हमें 35 एज्यूम करने हैं, तो 35 + 2 आ गया 37, यानी कि आंसर सेम ही आ रहा है, ठीक है, बट आंसर थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा ना एग्जाम के अंदर, तो भी आप कंफ्यूजन में मत रहना। तो अब यहीं पर रहने देते हैं आज की क्लास को, ठीक है, बाकी